आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोग्मा का सेकंड स्टेप है, यानी डीएनए एप्लीकेशन के बाद आप डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तो इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ये सेल का न्यूक्लियस है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ओवरऑल डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है टू सिंथेसाइज सेल प्रोटीन, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कहां पे है? डीएनए पे। और डीएनए कहां पे है? अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, यानी डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर तो आ नहीं सकता। अगर यूकैरियोट की बात करें, सेम फॉर द प्रोकैरियोट, कि न्यूक्लियोइड से साइटोप्लाज्म में डीएनए डायरेक्ट आके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो डीएनए को एक इंटरमीडिएट चाहिए, और वो इंटरमीडिएट है एमआरएनए। यानी डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे ट्रांसफर कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और फिर एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए मूव करता है टू राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स की तरफ क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इस स्टेप को हम बोलते हैं एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज एक चीज तो क्लियर ना, कि डीएनए को अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपने जीन के एक्सप्रेशन के लिए, जो कि सेल प्रोटीन है, उस एक्सप्रेशन के लिए एक इंटरमीडिएट क्यों चाहिए? क्योंकि डीएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास नहीं जा सकता। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो प्रोसेस हो जाता है वो हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है। हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस का मतलब, अब देखिए, हेटेरोकैटालिटिक का मतलब टेम्पलेट्स अलग हो रहे हैं। यहां पे डीएनए टेम्पलेट का काम करेगा, ठीक है, और यहां एमआरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, और तब जाके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स टेम्पलेट का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस बोलते हैं। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए एप्लीकेशन के बाद जो प्रोसेस हम देखते हैं फॉर एक्सप्रेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये हेटेरोकैटालिटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें दो अलग अलग टेम्पलेट चाहिए, एक डीएनए की फॉर्म में और एक आरएनए की फॉर्म में। अब एक चीज और दिमाग में आती है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो तो डबल स्ट्रैंडेड है ना, और एमआरएनए क्या है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड में हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे, और ये स्ट्रैंड का सिलेक्शन कैसे होगा ये हम लोग बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे। मगर एक क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है कि अगर हम दोनों स्ट्रैंड को, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स, अगर दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर दे एमआरएनए में, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्यों आएगी ये बताइए, और प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर हम दो डीएनए से, मान लीजिए ये दो टेम्पलेट है और ये डीएनए का टेम्पलेट है, और इस पे मैं दो डिफरेंट एमआरएनए सिंथेसाइज कर लूं, तो इससे क्या होगा ना बेटा, कि दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड दो डिफरेंट प्रोटीन में से कौन सा एक्चुअल एक्सप्रेशन है, ये हमेशा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो अगर दो डीएनए दो आरएनए बनाएंगे, तो दो आरएनए दो पॉलीपेप्टाइड बना देंगे। तो एग्जैक्ट कौन सा पॉलीपेप्टाइड उस जीन का एक्सप्रेशन है, ये डाउटफुल रहेगा। नंबर 2,
अगर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लें तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मैं इसको और क्लोजर लेके आ रहा हूं बेटा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और बीच में इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ओके, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की अनवाइंडिंग डीएनए के डबल स्ट्रैंड के अनवाइंडिंग से कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार ये ऐसा भी होता है कि ये अनवाइंड ही ना हो, तो यहां पे अगर अनवाइंडिंग नहीं होगा तो हमें आरएनए टेम्पलेट नहीं मिलेगा, अगर आरएनए टेम्पलेट नहीं मिलेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस किस पे होगी, तो यहां पे अनवाइंडिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो दो डिफरेंट आरएनए या दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं होते। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर, दोनों चीजें क्लियर। हेटेरोकैटालिटिक क्यों है, क्योंकि डीएनए एक टेम्पलेट है, उसके बाद एमआरएनए एक टेम्पलेट है, तो अलग अलग टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं। नंबर 2, दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि दो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। अब एक्चुअल एक्सप्रेशन कौन सा प्रोटीन है ये हमें पता नहीं चल पाएगा। नंबर 2, कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो इनकी बेस पेयरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो अनवाइंड नहीं होगा, और उस केस में एमआरएनए टेम्पलेट का एक्ट नहीं करेगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, साइट तो हमें क्लियर हो गया, होगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर, मगर इस ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए और ये प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इस डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, हमें 3 कंपोनेंट्स को याद रखना है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रमोटर साइट, द सेकेंड कंपोनेंट इज स्ट्रक्चरल जीन, ओके, स्ट्रक्चरल जीन, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है टर्मिनेटर, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में और बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। चलिए, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी 5 to 3 प्राइम, सेकेंड की पोलैरिटी क्या है 3 to 5 प्राइम। चलिए ये चीज क्लियर ना। अब सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि प्रमोटर एरिया है क्या और ये किस साइड पे लोकेटेड है। तो प्रमोटर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है ये प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में अलग अलग है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस है टाटा एट, यानी TATAAT, ओके, इसको हम प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, ओके, प्रिब्नो बॉक्स। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये सिर्फ TATA है, यानी इसको हम टाटा बॉक्स बोलेंगे, ओके। बॉक्स इसलिए ताकि आपको ये चीजें एटलीस्ट सीक्वेंस में याद रहे। अब प्रमोटर एरिया में ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और इसी एरिया पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सीक्वेंस है या जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा वो लोकेटेड कहां होगा। तो देखिए इन दो स्ट्रैंड में मैं एक चीज पहले ही बता चुका हूं कि हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना के एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। तो जो 3 to 5 प्राइम का स्ट्रैंड है ये एक्ट करेगा एज टेम्पलेट, क्योंकि बेटा इसका एक रीजन क्या है
जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है या कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम आप देखिए, आपने रेप्लिकेशन भी पढ़ा है, पॉलीमरेज हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 to 3 प्राइम करता है। तो 5 to 3 प्राइम करने के लिए क्या होगा, यानी सपोज अगर ये 3 प्राइम है तो यहां पे आएगा बेटा एमआरएनए का 5 प्राइम, और 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन होता है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन की तरफ ही चलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला स्ट्रैंड हो जाएगा टेम्पलेट और ये वाला स्ट्रैंड हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, क्योंकि इसी की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हम एमआरएनए से मैच करेंगे। तो ये बेसिकली सिर्फ कोड को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ये कंप्लीट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, अब ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं और टेम्पलेट को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। चलिए, एक चीज और क्लियर हो गया कि हमें कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड सबसे पहले फाइंड आउट करना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होगा जो बेटा 3 to 5 पोलैरिटी पे होगा, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन 5 to 3 प्राइम करेगा। तो टेम्पलेट 3 to 5 होगा, तब पॉलीमराइजेशन 5 to 3 होगा। ये चीज क्लियर। अब टेम्पलेट हमने सिलेक्ट कर लिया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें क्या देखना है, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, इस कोडिंग स्ट्रैंड पे ही ये जो एरिया है, चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इस एरिया को प्रमोटर साइट बोलते हैं। यानी जो प्रमोटर एरिया होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की तरफ होगा। बात समझ में आनी चाहिए, टेम्पलेट का 5 प्राइम नहीं लेना है, कोडिंग का 5 प्राइम लेना है जहां पे प्रमोटर एरिया लोकेटेड होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो प्रमोटर एरिया है 5 प्राइम की तरफ जो लोकेटेड है, इस एरिया को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया अपस्ट्रीम, और जहां पे पॉलीमराइजेशन खत्म होगा, जहां पे पॉलीमराइजेशन स्टॉप होगा, उस एरिया को हम बोलते हैं टर्मिनेशन एरिया, और टर्मिनेशन एरिया 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड होगा। ओके, तो हमें अपस्ट्रीम और इस एरिया को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमें कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से लेना है, ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस से। चलिए, अब प्रमोटर एरिया में हमें यह चीज पता है कि हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ओके, प्रोकैरियोट्स का क्या है और यूकैरियोट्स का क्या है, ये चीज हमें पता है। तो प्रमोटर एरिया के बारे में एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बात ये करेंगे कि इस एरिया पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट है। और जब वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो देखिए बेटा, ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एरिया एमआरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। यानी जो 3 to 5 प्राइम वाला टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट में स्ट्रक्चरल जीन एरिया में एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन में भी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो पार्ट डीएनए से आरएनए में अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा वो पार्ट स्ट्रक्चरल जीन होता है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रमोटर एरिया की। तो प्रमोटर एरिया में जो सीक्वेंस था, अगर प्रोकैरियोट्स है तो बेटा टाटा एट है, यूकैरियोट्स है तो टाटा बॉक्स है। तो अगर मैं सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात करूं, दैट इज टाटा एट, तो प्रमोटर का मेजर फंक्शन क्या है, इट इज अ साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग साइट फॉर बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज।
अब आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आएगी। ये जो आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है 6 सब यूनिट से, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें एक है अल्फा, अल्फा प्राइम, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। तो इस स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम का नाम दिया गया है ना। 6 सब यूनिट। अगर मैं एक सब यूनिट निकाल लूं वो है सिग्मा, ओके। और ये सिग्मा सब यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हेल्प से बाइंडिंग होगी कोर एंजाइम की। ये हो गया आपका सब यूनिट। और कोर एंजाइम में क्या बचा हमारे पास? कोर एंजाइम में हमारे पास बचा, देखिए कोर एंजाइम में क्या बचा? अल्फा बचा, अल्फा प्राइम, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। तो ये हो गया हमारा कोर एंजाइम। ये एंजाइम इस सब यूनिट की हेल्प से बाइंड होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहला जो बाइंडिंग होता है वो होता है सिग्मा सब यूनिट का। चलिए, सिग्मा सब यूनिट सबसे पहले बाइंड होगा, उसके बाद बाइंड होगा आपका कोर एंजाइम। चलिए, प्रमोटर एरिया एकदम क्लियर। प्रमोटर एरिया में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। एक तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट्स में टाटा ऐट यूकैरियोट्स में टाटा। अगर हम सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस की बात समझें तो ये सीक्वेंस हमें आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग में हेल्प करने में मदद करता है। अब देखिए, आरएनए पॉलीमरेज का एक और नेचर क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आ रही है। आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा अपने सब यूनिट को, यानी सिग्मा सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगा। और जब अपने उसी का पार्ट है ना ये, तो जब सब यूनिट यहां पे बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज करके वो भी यहां बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब यहां पे भी हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस को समझेंगे। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोकैरियोट्स में है तो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पोल में लिख रहा हूं, वो ट्रांसक्राइब करता है ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। यानी प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, ओके। और वो आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए की फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। मगर अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में क्या है? 3 एंजाइम्स है, एक है पॉल 1, एक है पॉल 2 और एक है पॉल 3, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए, ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, इसको एमआरएनए का प्रिकर्सर भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। और पॉल 3 जो है वो करता है एसएनआरएनए और एससीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। तो ये भी चीज क्लियर हो गया कि पॉलीमरेज चाहे प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो, पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए सिग्मा सब यूनिट होना मस्ट है। और ये सिग्मा सब यूनिट कोर एंजाइम को प्रमोटर एरिया पे बाइंड करने में हेल्प करता है। एकदम क्लियर ना? और जब आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में ये सिर्फ एक ही है, यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। ये भी क्लियर। अब जब पॉलीमरेज बाइंड हो गया है तो अब क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। मगर पॉलीमराइजेशन का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हमको अब
रॉ मटेरियल्स छोड़ने पड़ेंगे, फिर एंजाइम को कैटलिस्ट करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए हमें कुछ अदर कंपोनेंट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं, अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये प्रमोटर एरिया जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कर रहा है। ओके, अब इनिशिएशन जब होगा तो क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो पार्ट था, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, और ये ओपन हो गया स्ट्रैंड और यहां से फिर जो है टर्मिनेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इतने से स्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर रहा हूं समझाने के लिए। देखिए पहले हम लोग देख लें कि ये वाला जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट है। ओके, और आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बाइंड कर चुके हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, और यहां पे सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का। ठीक है, डिफरेंट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा ना बेटा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में पॉलीमराइजेशन करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज पहले पूरे डीएनए पे मूव करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए पे मूव करेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज हेलिकेज का भी काम करेगा और पॉलीमराइजेशन भी करेगा। मतलब ये जो बॉन्ड्स टूटे हैं ना यहां पे, जिससे कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक्सपोज हो जाए, तो ये एक्सपोजर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ना तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, या जो बेस होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। जब बेस एक्सपोज्ड हो जाएगा तो इस एरिया को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब, अब ये जो एरिया है यहां, ये फर्स्ट एरिया है। ठीक है, यहां से मैं और यहां भी कुछ लिख दे रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स, ए जी टी ए ऐसे हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं, और यहां पे आके मान लेते हैं कि प्रोसेस स्टॉप होगा। ओके, तो ये इसका इनिशिएशन पॉइंट है। तो इनिशिएशन पॉइंट से आपको अराउंड 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले आना है। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में 30 और 10, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में आपको 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले आना है, यूकैरियोट्स में 30 न्यूक्लियोटाइड्स पहले आना है, जहां पे आपको वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा। खैर, अब जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसपे आरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ए का जो ऑपोजिट है वो टी, और आरएनए में ये चीज हो जाती है यू, तो टी रिप्लेस्ड हो जाता है, जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो सी है, टी का ए है, फिर ए का यू है। इस तरह से आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आरएनए बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका सोर्स क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो सोर्स है वो है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए यहां पे भी बुक में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। एक्चुअली ये राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये चारों कंपोनेंट्स यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूटीपी यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक्चुअल सोर्स है। ओके, मगर ये सोर्सेस एक्चुअल में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी, ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में ये एक्चुअली प्रेजेंट रहता है। अब आपको समझना यह है कि इनके लिए एक प्रोसेस होगा फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और तब जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। चलिए, सोर्स आपको मिल चुका है। नंबर 2, एंजाइम के कैटालाइज करने के लिए, फॉर एंजाइम कैटालाइजिंग प्रोसेस, एंजाइम कैटालाइजिंग, इसको भी कुछ कंपोनेंट चाहिए।
और इसको कंपोनेंट क्या चाहिए, डाइवैलेंट आयन। बच्चों ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सोर्स क्या है ये पता होना चाहिए और एंजाइम की कैटालाइजिंग के लिए डाइवैलेंट आयंस चाहिए। इसमें एक आयन हो सकता है मैग्नीशियम या मैंगनीज। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है कि इस एंजाइम के कैटालिसिस के लिए, कैटालाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए डाइवैलेंट आयन कौन से चाहिए। चलिए, एंजाइम बिल्कुल रेडी है, उसको अपना डाइवैलेंट आयन मिल गया, सोर्स मिल गया। अब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी ये जो पॉलीमराइजेशन है न्यूक्लियोटाइड का जो बनना है, यहां पे भी चारगांव का कॉम्प्लीमेंट्री रूल तो लगेगा ही लगेगा ना। यानी अभी भी ये एमआरएनए इससे बाइंड है और जब तक एमआरएनए बन रहा है इस प्रोसेस को बोलेंगे इलॉन्गेशन। ओके, इस प्रोसेस को बोलेंगे इलॉन्गेशन। तो सिंपली अगर आपको इलॉन्गेशन बताना है तो सिर्फ आपको यह बताना होगा कि जब स्ट्रक्चरल जीन का पॉलीमराइजेशन होगा, यानी टेम्पलेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता जाएगा वन बाय वन, तो चेन लंबा हो रहा है ना, इसी को इलॉन्गेशन बोलते हैं। अब इस इलॉन्गेशन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब इलॉन्गेशन के बाद प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां तक हम लोगों ने एमआरएनए बना लिया, ठीक है, तो यहां पे अगेन एक प्रोटीन ऐड होगा, इस प्रोटीन को बोलते हैं रो फैक्टर, और ये रो फैक्टर दो काम करता है। पहला काम ये करेगा क्लीवेज का मतलब एमआरएनए की स्प्लिटिंग, ठीक है, यानी एमआरएनए की स्प्लिटिंग का मतलब एमआरएनए को ब्रेक नहीं करना है, यहां पे मैं एमआरएनए स्प्लिटिंग नहीं यूज करूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकडाउन मेंशन करूंगा, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये एमआरएनए जो है अब ये बाहर की तरफ आने लगेगा, ठीक है, ये एमआरएनए जो आपको दिख रहा है ना, ये अब साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। और रो फैक्टर का काम क्या होता है, ये सिग्मा सब यूनिट को डिटैच करता है। जैसे ही ये डिटैच करेगा सिग्मा सब यूनिट को, तो क्या होगा, जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये फॉल कर जाएगा और सिग्मा और जो कोर एंजाइम है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जब ये अलग हो जाएंगे तो आगे पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। तो इनिशिएशन का काम भी क्लियर, इलॉन्गेशन का काम भी क्लियर, टर्मिनेशन का काम भी क्लियर। ये हो गया प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। अलग क्या होता है हम लोग पहले उस पर टारगेट करेंगे, क्योंकि देखिए प्रोसेस तो यही रहने वाला है, मगर यूकैरियोट्स में क्या होगा बेटा कि 3 आपको डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं ना। तो सबसे पहली चीज क्या है ना, जब आप यूकैरियोट्स एक्सप्लेन करोगे तो यूकैरियोट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग सिर्फ सिग्मा सब यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है। एक तो यूकैरियोट का जो इनिशिएशन पार्ट है, इस इनिशिएशन पार्ट में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सिर्फ टाटा बॉक्स की फॉर्म में रह जाता है, और इस पे जब हम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे तो हमें टीबीएफ प्रोटीन चाहिए, दैट इज टाटा बाइंडिंग फैक्टर प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में टाटा बाइंडिंग फैक्टर प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं एज TF2A, TF2B, TF2, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं, TF2F। अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसका काम क्या है, TF2B आरएनए पॉलीमरेज 2 को बाइंड करने में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 खुद से बाइंड नहीं हो सकता प्रोमोटर एरिया पे, तो इसके लिए हमें टाटा बाइंडिंग फैक्टर 2B की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज क्लियर।
और ये जो टाटा बाइंडिंग फैक्टर 2F है ये बनता है 7 सब यूनिट से। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 सब यूनिट्स, इसमें 2 सब यूनिट्स जो होती हैं वो एटीपेस का काम करती हैं। एटीपेस का मतलब ये एटीपी को ब्रेक करेगी और ये एटीपी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी यूकैरियोट्स में ये जो बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया हुआ है ना, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो TF2 के 2 सब यूनिट्स की वजह से होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग 5 सब यूनिट्स हैं वो काम करती है काइनेसिस का, यानी ये प्रमोट करेगा इलॉन्गेशन प्रोसेस जब हम mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो प्रमोटर एरिया में सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस सेम है। 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेना है, कोडिंग के 5 प्राइम पे ही अपस्ट्रीम है, उसी का रेफरेंस लेना है जिसको हम प्रमोटर एरिया मानते हैं। आप टेम्पलेट का 5 प्राइम लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपके आंसर को रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको जो सीक्वेंस याद रखना है वो है टाटा बॉक्स एंड थर्ड पॉलीमरेज। वो सेम पॉलीमरेज जो हमने पहले डिस्कस किया है प्रोकैरियोट्स में, सेम पॉलीमरेज यहां पे भी बाइंड होगा, मगर यहां पे सिर्फ हमको RNA pol 2 बाइंड करना है क्योंकि ये hnRNA बनाएगा, mRNA की स्प्लिटिंग फॉर्म, प्रिकर्सर ऑफ mRNA बनाएगा। और ये RNA pol 2 डायरेक्ट बाइंड नहीं होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, टाटा बाइंडिंग फैक्टर। टाटा बाइंडिंग फैक्टर में जो TF2B है वो पॉलीमरेज 2 को बाइंड करने में हेल्प करता है एंड TF2 जो F है वो अपनी 7 सब यूनिट्स में से 2 को एज ए एटीपेज एक्ट कराता है, 5 को एज ए काइनेज एक्ट कराता है। यहां पे भी सेम डाइवैलेंट आयंस की जरूरत होगी, मैग्नीशियम मैंगनीज, और इसके बाद जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? इलॉन्गेशन की तरफ बढ़ेंगे तो इलॉन्गेशन में भी सेम वही रॉ मटेरियल्स ATP, GTP, CTP एंड UTP। क्यों ये सारे फॉर्म्स प्रेजेंट है और कैसे इनका एक्टिवेशन हुआ, वो सेम प्रोसेस जो प्रोकैरियोट में डिस्कस किया था वो आपको यहां भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मगर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि टर्मिनेशन के टाइम पे 2 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, जिसमें एक फैक्टर का काम क्या होता है, ये है TSF, ओके, दैट इज टर्मिनेशन, सॉरी CSF, नॉट TSF, इट इज CSF, दैट इज क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका काम क्या है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है। ये mRNA के और DNA के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है उसको ब्रेक कर देगा। जैसे प्रोकैरियोट्स में रो कर रहा था, सेम काम यूकैरियोट्स में क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर करेगा। मगर अब 2 एडिशनल प्रोसेस होंगे जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है ना कि जब mRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA का फॉर्मेशन जब होता है ट्रांसक्रिप्शन में, सारे प्रोसेस वही है, तो ये मान लेते हैं कि mRNA का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये 5 to 3 प्राइम mRNA का फॉर्मेशन यूकैरियोट्स में हो गया है। मगर इसमें कई ऐसे सीक्वेंस होंगे जो नॉन कोडिंग होंगे। ओके, इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बोलते हैं इंट्रॉन्स, और जो ये नॉन कोडिंग है, ओके, और जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। तो हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस तो चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे ना, ये जो एक्सॉन वाले सेगमेंट्स हैं इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक्सॉन्स हैं। तो ये जो एक्सॉन्स को हमने काट के निकाला है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। बात समझ में आ गई ना? तो स्प्लाइसिंग का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ चेन, और ये स्प्लाइसिंग करेगा स्प्लाइसियोसोम, और स्प्लाइसियोसोम
150 प्रोटीन्स को मिला के बनता है, जिसका फंक्शन क्या है, इन सेगमेंट्स को निकालना जो कि एक्सॉन्स हैं, जो कि कोडिंग सीक्वेंस है। अब ये जो शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस बन रहे हैं, इन्हीं स्ट्रेचेस को HNRNA बोलते हैं, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और जब तक ये सीक्वेंस जुड़ेंगे नहीं तब तक ये mRNA नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो HNRNA को mRNA बनने के लिए हम क्या करेंगे, और कंपोनेंट्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे एंड ट्रेलिंग करेंगे। तो कैपिंग में क्या होगा, जो 5 प्राइम है ना, इस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इस पे हम लोग यूज करेंगे मिथाइल गुआनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो कैपिंग में हम लोग यूज करेंगे मिथाइल गुआनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके। और जो टेलिंग पार्ट है, टेलिंग पार्ट यानी जो 3 प्राइम पार्ट है, इस पे हम लोग यूज करेंगे एडिनोलाइट रेजिड्यूज, और ये अप्रोक्स 200 to 300, ओके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग। टेल पे बाइंड होगा तो टेलिंग, कैप पे बाइंड होगा तो कैपिंग। और इस कैपिंग एंड टेलिंग से हम क्या करते हैं, इनको क्लोज लाते हैं और यहां पे दोबारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस्ड हो जाएगा mRNA में, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट के फॉर्म में भी जानते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें।